पेशेंट का हार्ट रेट मॉनिटर पे 180 दिखा रहा है और तुम्हें डर लगना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि तुम अकेले डॉक्टर हो आईसीयू में। मैं बताता हूँ कैसे ठीक करोगे तुम ऐसे टैकियारिथमियास के पेशेंट को। तुम्हें आईसीयू में अगर काम करना है तो ऐसे टैकियारिथमियास मैनेज करना आना ही चाहिए तुम्हें। इसको मैनेज करने के लिए कब कौन सा ड्रग यूज करना है, कब कौन सा ड्रग यूज नहीं करना है, ये सब तुम्हें पता ही होना चाहिए। टैकियारिथमियास क्या है ये समझो। सबसे पहले टैकियारिथमियास का मतलब है हार्ट रेट बहुत फास्ट है और जो रिदम है वो भी अबनॉर्मल है। ये साइनस टाइकार्डिया से अलग होता है जहाँ पे रिदम नॉर्मल होता है। बेसिकली तुम्हारा हार्ट फास्ट बीट क्यों करता है, क्योंकि बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए और हमारे जो ऑर्गन्स है उनको अच्छे से ऑक्सीजन डिलीवरी हो रही है या नहीं, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। कार्डियक आउटपुट हमारा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन सैचुरेशन, इन तीनों चीजों पे। और हमारा कार्डियक आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम पे। तो अगर हमारे हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, जो सेप्सिस, ब्लीडिंग, डिहाइड्रेशन इन केसेस में होता है, तो हमारी बॉडी हार्ट रेट को बढ़ा देती है ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई करने के लिए ऑर्गन्स को। जो मैंने अभी तुम्हें बताया, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो क्योंकि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कम है इसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा, तभी तो अच्छे से ऑक्सीजन डिलीवरी हो पाएगी, क्योंकि उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा हमारे ऑर्गन्स को। तो ये सिंपल सा फंडा है हार्ट रेट बढ़ने का। और भी चीजें हैं जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ सकता है, जैसे फीवर, पेन, ये सब भी चेक करो इसलिए। बट टैकियारिथमियाज में पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है। क्या होता है मैं बताता हूँ तुम्हें। जब पेशेंट आईसीयू में होता है, फॉर एग्जांपल उसको सेप्सिस है, तो पेशेंट बहुत स्ट्रेस में होता है। उसकी वजह से जो एड्रेनलिन है वो हमारी बॉडी में बढ़ता है उसकी वजह से। और एड्रेनलिन एक स्ट्रेस हार्मोन है, अगर वो बार बार बढ़ेगा तो हमारे हार्ट के रिदम को डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो टैकियारिथमियाज हमें स्ट्रेस के केसेस में देखने को मिलेगा। अगर हाइपोक्सिया है पेशेंट को, जो आईसीयू में बहुत कॉमन है, उसमें देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन अगर बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट सेप्सिस में है, तो उसमें भी देखने को मिल सकता है टैकियारिथमिया में। और अगर बहुत ज्यादा पेन है, उसकी वजह से रेस्टलेस होगा पेशेंट, उस केसेस में भी रेयरली हमें देखने को मिल सकता है टैकियारिथमिया। बट तुम इंपॉर्टेंट बात समझो, हमें साइनस टाइकार्डिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसमें रिदम नॉर्मल चल रहा होता है हार्ट का। बस हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके भी कॉजेस को हमें ट्रीट करना पड़ता है, बट मेजर प्रॉब्लम वो नहीं होता है। बट हमें मेन प्रॉब्लम है टैकियारिथमिया से, जिसमें हार्ट बहुत फास्ट भी बीट कर रहा है एक तो, और रिदम भी डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा कार्डियक आउटपुट गिरता है बहुत। ये प्रॉब्लम है मेन। अब उस सिनेरियो पे वापस आते हैं। तुमने मॉनिटर पे देखा पेशेंट का हार्ट रेट 180 तक चला गया। तुमने ये डिफरेंशिएट कर लिया कि ये साइनस टाइकार्डिया नहीं है, ये टैकियारिथमिया ही है। डिफरेंशिएट दोनों को कैसे करोगे, बहुत आसान है। अगर पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव अच्छे से दिख रही है मॉनिटर पे या फिर ईसीजी में, और जो रिदम है वो ऑर्गेनाइज्ड है, एंड तुम्हें पी वेव्स दिख रही है हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले, तो ये मोस्टली साइनस टाइकार्डिया ही है। और अगर समझो पी या टी वेव गायब है, या फिर जो दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का गैप है वो वेरी कर रहा है हर बीट के बाद, तो ये साइनस टाइकार्डिया नहीं है, ये टैकियारिथमिया ही है कोई। तो सिंपल डिफरेंस है साइनस टाइकार्डिया और टैकियारिथमिया में। अब तुम्हें ये पता चल गया कि जो मॉनिटर पे तुमने देखा वो टैकियारिथमिया ही है, साइनस टाइकार्डिया नहीं है। तो आगे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम पेशेंट के पास जाओगे, पेशेंट को देखोगे कि पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या है, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, या पेशेंट का सेंसोरियम ऑल्टर हो सकता है। ये सब चीजें पेशेंट अनस्टेबल है वो इंडिकेट करती हैं, अलोंग विद टैकियारिथमिया। अगर तुम्हें इन सब चीजों में से कुछ दिख रहा है पेशेंट में, तो कंसिडर द पेशेंट एज अनस्टेबल। और अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो डू नॉट वेस्ट द टाइम, पेशेंट को जल्दी शॉक देना है तुम्हें, दैट इज सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्ट करो पेशेंट को। और तुम्हें ऐसे टैकियारिथमिया केसेस में ईसीजी देखने का एकदम सिंपल वे ही बता देता हूँ। अगर तुम कोई टैकियारिथमिया सस्पेक्ट कर रहे हो तो 3 चीजें देखो सिर्फ, रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखो वो नैरो दिख रहा है या वाइड दिख रहा है। नैरो मतलब लेस देन 120 मिली सेकेंड होगा, एंड अगर मोर देन 120 मिली सेकेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो वो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नैरो है या वाइड है ये देखो। और तुम्हें पी वेव दिख रही है या नहीं हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले, ये देखो। बस ये तुम्हें 3 चीजें देखनी है, इससे तुम्हारा गारंटीड 90% डायग्नोसिस क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा और डीप जाते हैं। सबसे पहले एएफ पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है आईसीयू में। क्या होता है देखो एएफ में, इसमें जो हमारे एट्रिया है वो रिदम में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। मतलब बहुत सारी जो इम्पल्स हैं वो साइमल्टेनियसली फायर होती है, और उसके ऊपर से जो एवी नोड होता है हमारा, वो कुछ इम्पल्सेस वेंट्रिकल्स तक पहुंचने ही नहीं देता। तो इससे क्या होता है, वेंट्रिकल्स का जो रिदम होता है हमारा वो खराब हो जाता है, वेंट्रिकल्स बहुत इरेगुलरली बीट करने लगते हैं हमारे, डायस्टोलिक फीलिंग भी कम हो जाती है, और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी कम हो जाता है। इसलिए हमें एएफ में एक तो बीपी भी गिरता हुआ दिखता है, और जो ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो भी इरेगुलरली बीट करते हुए दिखते हैं। और आईसीयू में एएफ इतना कॉमन क्यों है, क्योंकि आईसीयू में ऑलरेडी पेशेंट सेप्सिस में होता है, पेशेंट हाइपोक्सिक होता है, एसिडोटिक होता है, और कैटेकोलामाइन सर्ज होता है, जिसकी वजह से एड्रेनलिन रिलीज होता है,
और वो एरिथमिया कॉज करता है। ये सब चीजें मिलके एट्रिया को इरिटेट करती हैं और उसकी वजह से अरिथमिया कॉज होता है। इसलिए कभी भी याद रखो, आईसीयू में एएफ हमेशा सेकेंडरी होता है। अब तुम्हें इस एएफ को मैनेज कैसे करना है ये बताता हूँ। अगर तुमने एएफ देख लिया मॉनिटर पे, पहले पेशेंट के पास जाओ, पेशेंट को देखो कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर पेशेंट अनस्टेबल लग रहा है, जैसे पेशेंट को हाइपोटेंशन है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम है, पेशेंट शॉक में है, ये सब अनस्टेबल है पेशेंट, ये इंडिकेट करते हैं। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो पेशेंट को जल्दी डीसी कार्डियोवर्ट करो। डोंट गिव ड्रग्स इन दिस। बिना डरे बिंदास कार्डियोवर्ट करो पेशेंट को, बिल्कुल डरना नहीं है। पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो पहले पेशेंट को सिडेट कर लेना एंड देन कार्डियोवर्ट करो पेशेंट को। तुम पेशेंट की जान बचा लोगे इससे। ये अनस्टेबल एएफ में हो गया। और अगर पेशेंट स्टेबल है, मतलब पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है और बीपी मेंटेन्ड है अच्छे से, तो तुम्हें दो चीजें सोचनी है। तुम्हें रेट को मैनेज करना है पेशेंट के, या फिर रिदम मैनेज करना है पेशेंट। रेट कंट्रोल देखो पहले कब करोगे। रेट कंट्रोल का मतलब है तुम एएफ को ऐसे ही रहने दे रहे हो और वेंट्रिकल्स को स्लो कर रहे हो। ये रेट कंट्रोल करना कब बेस्ट होता है, जब एएफ स्ट्रेस इंड्यूस लग रहा है तुम्हें, या फिर कोई रिवर्सिबल कॉज है एएफ का जिसकी वजह से एएफ हो रहा है वो प्रेजेंट हो, जैसे पेन, फीवर या कुछ भी। इन दो केसेस में रेट को कंट्रोल करने का सोचो तुम। अब रेट कंट्रोल करना है तो तुम्हें ड्रग्स यूज करने पड़ेंगे। तो कौन से ड्रग यूज करोगे तुम? बीटा ब्लॉकर सबसे पहली चॉइस। बीटा ब्लॉकर देखो सबसे पहले, ये सिंपैथेटिक ड्राइव को कम करेगा और उससे हार्ट रेट कम हो जाएगा। याद रखो, बीटा ब्लॉकर तुम्हें सेप्सिस के अर्ली फेज में नहीं देना है, शॉक में नहीं देना है जहां बीपी लो है, और अक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है उसमें भी नहीं देना है। ये तीन चीजें याद रखो। क्यों नहीं दोगे तुम ये भी सुन लो। हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है और ऑर्गन परफ्यूजन, ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमारे हार्ट की, और वैस्कुलर टोन। अगर तुमने इसमें से कुछ भी कम किया तो बीपी जरूर गिरेगा और तुम्हारे ऑर्गन्स को ब्लड अच्छे से नहीं मिलेगा। और जो भी हमारे हार्ट रेट कंट्रोल करने के ड्रग्स हैं वो सिर्फ हार्ट रेट को ही अफेक्ट नहीं करते, और बहुत सारी चीजें है जिसको अफेक्ट करते। ये बात जरूर याद रखो। अब बीटा ब्लॉकर उन तीन कंडीशन में क्यों नहीं देना है ये बताता हूँ तुम्हें। बीटा ब्लॉकर्स का काम क्या होता है, ये जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं हमारे हार्ट पे, उनको ब्लॉक करके हार्ट रेट को कम कर देता है, बट उसके साथ में हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कार्डिक आउटपुट, इन दोनों को भी कम करता है। ये याद रखो। तो ये बीटा ब्लॉकर सिर्फ हार्ट रेट कम नहीं करते, ये हार्ट की पंपिंग को भी कम करते हैं। इसलिए मैंने सेप्सिस, शॉक, अक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, इन सब केसेस में देने को मना किया है, क्योंकि सेप्सिस और शॉक में ऑलरेडी ब्लड वेसल्स बहुत डायलेटेड होती हैं और बीपी बहुत लो होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होता है, और हमारी बॉडी हार्ट रेट को बढ़ा के ये सब कॉम्पेंसेट करने का ट्राई करती है। तो ये टैकीकार्डिया जो दिख रहा है हमें, ये कॉम्पेंसेटरी होता है, ये याद रखो हमेशा। और इसमें तुमने बीटा ब्लॉकर अगर दे दिया तो पेशेंट का बीपी भी कम होगा, पेशेंट का हार्ट रेट भी गिरेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी गिरेगी, और पेशेंट का कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा। बेसिकली तुम पेशेंट को वर्सन कर दोगे, तो तुम हार्ट रेट को कम कर दोगे और ऑर्गन परफ्यूजन को भी खराब कर दोगे इफ यू यूज बीटा ब्लॉकर्स इन दीज थ्री कंडीशन। बट अगर ये तीन चीजें नहीं है, सेप्सिस, शॉक या अक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, तो तुम यूज कर सकते हो इसको अगर बीपी अच्छा है तो। देन नेक्स्ट ड्रग है डिल्टाजिम, रेट कंट्रोल करने के लिए। ये एवी नोड कंडक्शन को स्लो करता है और हार्ट रेट को कम करता है। ये तुम्हें तब अवॉइड करना है जब पेशेंट का ईएफ लो है या फिर पेशेंट हाइपोटेंशन में है। ये भी एक्सप्लेन करता हूं तुम्हें। डिल्टाजिम एक एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जिसकी वजह से एवी नोड कंडक्शन स्लो होता है और हार्ट रेट कम होता है, बट ये भी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करता है और वेजोडाइलेशन भी करता है, जिससे ऑब्वियसली बीपी ड्रॉप होता है। इसको ट्रिपल बीपी लोअरिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसलिए शॉक, लो बीपी या फिर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में ये अवॉइड करो। बट तुम सोच रहे होगे कि देना क्या है फिर, जब बीटा ब्लॉकर भी नहीं देना, डिल्टाजिम भी नहीं देना। तुम्हें देना है एमिडोरॉन। दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन यू हैव इन आईसीयू। ये हार्ट की पंपिंग को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, मिनिमल वेजोडाइलेशन करता है ये, जिसकी वजह से बीपी ज्यादा ड्रॉप नहीं होता। तो सिंपली ये हार्ट को स्लो करेगा विदाउट अफेक्टिंग मच ऑफ द सर्कुलेशन पार्ट। बीपी थोड़ा कम होगा बट ज्यादा नहीं इससे। इसको स्लो देना है तुम्हें, 150 mg लो और 100 ml NS में डाइल्यूट करके स्लो दो। और फिर भी अगर एएफ कंट्रोल नहीं हुआ तो इसका इन्फ्यूजन लगा दो। और अगर तुम्हें रिदम कंट्रोल करना है, जैसे अगर एएफ का पहला एपिसोड है या तुम्हें बहुत ज्यादा सिम्टम्स दिख रहे हैं अलोंग विद एएफ, तो ऐसे केसेस में रिदम कंट्रोल करो। यू कैन यूज एमिडोरॉन फॉर रिदम कंट्रोल ऑल्सो। और अगर अनस्टेबल है पेशेंट तो कार्डियोवर्ट करो पेशेंट को। हो गया एएफ मैनेज एकदम सिंपल वे में। नाउ सेकंड रिदम इज एसवीटी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसको तुम पहले समझो कि इसमें होता क्या है। पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी समझो। नॉर्मली ऐसे नोड से एवी नोड तक करंट जाता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, एवी नोड पे थोड़ा करंट रुकता है एंड वेंट्रिकल्स फिल होते हैं। देन एवी नोड से आगे बंडल ऑफ हिज में करंट जाता है, पर्किंजे फाइबर्स में जाता है एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे नॉर्मली करंट फ्लो करता है हमारे हार्ट में। ये जो एवी नोड पे डिले होता है करंट, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी टाइम पे वेंट्रिकल्स फिल होते हैं। अब एसवीटी में क्या प्रॉब्लम होता है ये देखो। एसवीटी का मेन प्रॉब्लम है एवी नोड के पास में दो रास्ते बन जाते हैं, एक
फास्ट रास्ता होता है और एक स्लो रास्ता होता है। नॉर्मली सिग्नल एक बार जाता है एवी नोड से एंड देन खत्म हो जाता है, बट एसवीटी में क्या होता है, सिग्नल जो है वो फास्ट रोड से नीचे जाता है एंड देन स्लो रोड से वापस से ऊपर आ जाता है। तो ऐसे री एंट्री होती है इम्पल्सिस, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है ऐसे सर्कल में, और हार्ट एक सर्कल में फंस जाता है। इसको री एंट्री सर्किट बोलते हैं, री एंट्रांट टेकिकार्डिया जिसको बोलते हैं हम। इसलिए तुम्हें हार्ट रेट 180 200 मिलेगा, रिदम रेगुलर ही रहेगा इसमें, बट हार्ट को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब देखो कार्डियक आउटपुट एसवीटी में क्यों गिरता है। हार्ट रेट बढ़ा हुआ है पेशेंट का, इसका ये मतलब नहीं कि हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है खून। फास्ट हार्ट रेट की वजह से वेंट्रिकल्स को भरने का टाइम नहीं मिलता अच्छे से, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाता है और बीपी भी गिरता है। इसलिए हमें पेशेंट में पाल्पिटेशन, चेस्ट कंफर्ट, डिजीनेस, सिनकोप ये सब दिख सकता है। अब ये एसवीटी रिदम पहचानोगे कैसे तुम मॉनिटर पे? बहुत सिंपल है, तुम्हें हार्ट रेट जैसे ही 150 160 के ऊपर गया, तुम रिदम को एनालाइज करो। पहले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखो, अगर नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है लेस देन 120 मिली सेकेंड्स और बहुत टैकीकार्डिया हो रहा है एंड तुम पी वेव और टी वेव में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुम्हें पी वेव भी सेम दिख रही है, टी वेव भी सेम दिख रही है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली एसवीटी ही है। इसको डायग्नोज एज एसवीटी करो एंड ट्रीट करो उसके अकॉर्डिंग। इसमें भी तुम पहले देखोगे पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसे होता है पेशेंट, मैंने तुम्हें बताया। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो उसको कार्डियोवर्ट करो जल्दी, और अगर स्टेबल है पेशेंट तो पहले वेगल मैन्योर ट्राई करो। वेगल मैन्योर दो आते हैं, एक तो कैरेटिन मसाज आता है, दूसरा वल्साल्वा मैन्योर आता है। ये दोनों ट्राई करो पहले, अगर पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है और स्टेबल है तो। इससे वेगल टोन इंक्रीज होती है और एसवीटी मोस्ट प्रोबेबली सेटल हो जाता है। बट अगर नहीं हुआ इससे सेटल, तो तुम्हें एडिनोसिन देना है 6 mg अलॉन्ग विद 10 ml बोलस ऑफ नॉर्मल सलाइन। इसको तुम्हें बहुत फास्ट देना होता है, पहले एडिनोसिन जल्दी पुश करो, देन एनएस का जो फ्लश लिया है तुमने 10 ml उसको पुश करो एंड देन रेज द हैंड, ताकि जल्दी से मेडिसिन हार्ट के पास जाए, बिकॉज एडिनोसिन की हाफ लाइफ बहुत कम होती है। अभी एडिनोसिन करता क्या है, ये एवी नोड को टेम्परेली ब्लॉक करता है, जिससे जो सर्कल में लूप में घूम रहे थे करंट वो अब नहीं घूमेंगे, जिससे जो री एंट्री लूप जो चल रही थी करंट्स की अब वो नहीं चलेगी। और याद रखो एडिनोसिन देने के बाद तुम्हें मॉनिटर पे 3 to 4 सेकेंड्स के लिए एसिस्टोल दिख सकता है, बट दैट इज वेरी नॉर्मल। ये 6 mg एडिनोसिन से मोस्टली एसवीटी सेटल हो जाएगा, बट अगर नहीं हुआ तो 12 mg देना है। और अगर 12 mg देने के बाद भी सेटल नहीं हुआ एसवीटी तो तुम डिल्टाजिम यूज कर सकते हो, इफ ओनली एडिनोसिन फेल्स, बट पहले तुम्हें एडिनोसिन ही यूज करना है। सिंपल है एसवीटी का मैनेजमेंट भी। अब एक बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट टैकियारिथमिया है, दैट इज वीटी, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। दिस इज द मोस्ट डेंजरस अरिथमिया इन आईसीयू। अगर तुम्हें मॉनिटर पे कुछ ऐसा रिदम दिख रहा है तो ये वीटी है मोस्ट प्रोबेबली। अब इसमें होता क्या है वो देखो। वीटी में प्रॉब्लम एवी नोड या फिर एट्रिया में नहीं होती, प्रॉब्लम वेंट्रिकल्स के मसल्स के अंदर होती है, जिसके कॉमन रीजन है पेशेंट को ओल्ड एमआई आके गया है, उसका स्कार बन गया है वेंट्रिकल के मसल पे, वो एक कॉज हो सकता है। देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एक कॉज हो सकता है, देन इस्कीमिया इज वन ऑफ द कॉज, एंड कार्डियोमायोपैथी भी इसका कॉज हो सकता है। बट दिस ओल्ड एमआई स्कार इज द मोस्ट कॉमन एंटिटी जिसमें हमें वीटी दिखता है आईसीयू में। सोचो वेंट्रिकल के मसल में कुछ एरिया डेड या फिर स्कार्ड है और कुछ एरिया जिंदा है, मतलब नॉर्मल है। तो जो स्कार एरिया है उससे सिग्नल डायरेक्टली आगे पास नहीं हो सकता, तो जो सिग्नल है इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो एक राउंड अबाउट लेके आगे जाएगा, तो ऐसे एक लूप बन जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर, और उसी लूप में सिग्नल्स घूमने लगता है। वेंट्रिकल्स में इंपल्स अपनी मर्जी से घूमने लगता है और इसमें एट्रिया या फिर एवी नोड का कोई दखल अंदाजी नहीं होती, और इस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में फीलिंग भी अच्छे से नहीं होती है वेंट्रिकल्स की, विच विल रिजल्ट इन टू डिक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम, बीपी कम होगा एंड कोरोनरी परफ्यूजन भी कम होगा इससे। और इस वीटी को जल्दी ट्रीट करना है। जल्दी क्यों ट्रीट करना है, क्योंकि वीटी वीएफ में बहुत जल्दी बदलता है, क्योंकि जब मसल का ऑक्सीजन कम होता जाता है, इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, इस्कीमिया बढ़ता रहता है कार्डियक मसल का, तो ये सब चीजें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में लीड करती है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब कार्डियक अरेस्ट ही। तो वीटी जैसे दिखा उसको ही बहुत जल्दी ट्रीट करना है तुम्हें। अब इसको भी कैसे ट्रीट करना है ये देखो। इसमें भी वही करना है तुम्हें, पहले पेशेंट के पास जाना है, पेशेंट देखना है स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है पेशेंट तो कार्डियोवर्ट करो पेशेंट को, सिंपल है। और अगर पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है, बीपी मेंटेन्ड है, तो पेशेंट को कार्डियरॉन दो 150 mg ओवर 10 मिनट्स। ये वेंट्रिकल का जो मायोकार्डियम है उसको स्टेबलाइज करता है और जो अबनॉर्मल फायरिंग हो रही है उसको भी सप्रेस करेगा। तो इससे वीटी वीएफ में कन्वर्ट नहीं होगा, इसके लिए एमिडोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है।
और लिडोकिन भी बहुत अच्छे से काम करता है इसमें। मोस्टली अगर पोस्ट एमआई स्कार हो या फिर इस्केमिक वीटी हो तो तुम लिडोकिन भी यूज कर सकते हो इसमें इन प्लेस ऑफ एमिडोरॉन। वीटी में तुम्हें डिल्टाजिम वगैरह यूज नहीं करना है क्योंकि ये एवी नोड पे काम करता है और वीटी में एवी नोड की कोई दखल अंदाजी नहीं है, तो ये यूज नहीं करना है तुम्हें। सिंपल है, पेशेंट इसमें अनस्टेबल है तो पेशेंट को शॉक दो, और पेशेंट अगर स्टेबल है, कॉन्शियस ओरिएंटेड है, बीपी वेल मेंटेन्ड है, तो पेशेंट को एमिडोरॉन दो 150 mg ओवर 10 मिनट्स। और अगर उससे भी सेटल नहीं हो रहा है तो गो फॉर द इन्फ्यूजन ऑफ एमिडोरॉन। सिंपल, तीनों अरिथमिया तुम्हारे अच्छे से क्लियर कर दिए मैंने। इसके नोट्स बना लो और मुझे सब्सक्राइब कर लो। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, गो चेक दैट आउट, द लिंक इज इन द बायो।